तो हमने लास्ट लेक्चर में नेफ्रोलिथियासिस के बारे में देखा था। नेफ्रोलिथियासिस या फिर यूरोलिथियासिस कह सकते हैं, यानी कि स्टोन फॉर्मेशन। तो उसमें हमने दो स्टोन के बारे में पढ़ा था। एक तो कैल्शियम स्टोन के बारे में पढ़ा था और एक तो पढ़ा था स्ट्रोवाइट स्टोन के बारे में। तो आज हम यूरिक एसिड स्टोन के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टाइन स्टोन के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है नेफ्रोलिथियासिस में। तो नेफ्रोलिथियासिस जैसे कि हमने देखा था, इसका दूसरा नाम है यूरोलिथियासिस, यानी कि स्टोन फॉर्मेशन। क्या होता है? स्टोन फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन। तो उसके अंडर में जो स्टोन है वो 4 टाइप के हमने देखे थे। सबसे पहला कैल्शियम स्टोन, दूसरा स्ट्रोवाइट स्टोन, तीसरा यूरिक एसिड स्टोन और चौथा सिस्टाइन स्टोन। तो यूरिक एसिड स्टोन के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड टाइप है हमारा स्टोन का, वो है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो स्टोन होता है वो 6% यूरिनरी कैलकुलस में प्रेजेंट होता है, 6% प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये रेडियोल्यूसेंट होता है। रेडियोल्यूसेंट यानी कि एक्सरे में नहीं दिखता। रेडियोल्यूसेंट होने की वजह से एक्सरे में ये स्टोन नहीं दिख पाता है। तो यूरिक एसिड, जैसे कि हमें पता है कि ये एक वेस्ट मैटर होता है बॉडी का, तो ये जब भी ज्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट होने लगता है तो उसकी वजह से डिपोजिशन होता है इसका किडनी में और उसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन हमें देखने मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 6% यूरिनरी कैलकुलस में यूरिक एसिड स्टोन देखने मिलता है। दूसरा, ये रेडियोल्यूसेंट होता है, यानी कि इसका ये कभी भी एक्सरे में नहीं दिखता। ये स्टोन कभी भी अगर एक्सरे एब्डोमेन हम लोग निकालेंगे तो किडनी के पास ये स्टोन नहीं दिख पाएगा। दूसरा, इसका इटियोलॉजी क्या है? तो इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज क्या क्या है इसके। तो कॉजेज है हाइपर यूरिकेमिया, यानी कि ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाना। यूरिक एसिड का अमाउंट अगर बढ़ जाता है ब्लड में तो हम उसे कहते हैं हाइपर यूरिकेमिया। और दूसरा, हाइपर यूरिकोस यूरिया, यानी कि यूरिन में अगर यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो उसे हम कहेंगे हाइपर यूरिकोस यूरिया। तो कभी भी हाइपर यूरिकेमिया या फिर हाइपर यूरिकोस यूरिया, ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाना या फिर यूरिन में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ने की वजह से यूरिक एसिड स्टोन हमें देखने को मिलता है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूरिकोस यूरिक ड्रग। यूरिकोस यूरिक ड्रग, जो ड्रग्स होते हैं, कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन है यूरिक एसिड का, एक्सक्रीशन है जो यूरिक एसिड का वो इंक्रीज करते हैं एक्सक्रीशन यूरिक एसिड का। तो उसे हम कहते हैं यूरिकोस यूरिक ड्रग। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे सैलिसाइलेट आएगा, प्रोबेनिसिड आएगा। तो ये दो ड्रग है, सैलिसाइलेट, प्रोबेनिसिड। इसके वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से जो एक्सक्रीशन होता है यूरिक एसिड का वो बढ़ जाता है। तो इसे हम कहते हैं यूरिकोस यूरिक ड्रग। एक्सक्रीशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इसके यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है वो डिपॉजिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं किडनी में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में। तो इसके लिए दूसरा जो इटियोलॉजी है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूरिकोस यूरिक ड्रग। तीसरा है एसिडिक यूरिन पीएच। क्या है? एसिडिक यूरिन पीएच। जितना यूरिन एसिडिक होगा, जितना यूरिन जो है वो लेस देन 7.0 होते जाएगा, यानी कि यूरिन का जो पीएच है वो कम होते जाएगा, उतना ही यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ने लगेंगे। और चौथा है लो यूरिन आउटपुट। अगर यूरिन आउटपुट अच्छे से नहीं हो पाता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि यूरिक एसिड एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी में जो कि यूरिन से एक्सक्रीट किया जाता है। अगर वो यूरिन का वॉल्यूम कम होगा तो यूरिक एसिड ज्यादा एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा बॉडी से और उसके वजह से भी यूरिक एसिड स्टोन हमें देखने को मिलेगा। तो यूरिक एसिड स्टोन 6% यूरिनरी कैलकुला में देखने मिलता है और ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं। इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज में आता है हाइपर यूरिकेमिया, हाइपर यूरिकोस यूरिया।
दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूरिकोज यूरिक ड्रग, तीसरा एसिडिक यूरिन पीएच और चौथा लो यूरिन वॉल्यूम। ये सब कॉजेज में हमें यूरिक एसिड स्टोन देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में मोस्टली कैसा होता है कि जो एसिडिक यूरिन होता है, यानी कि अगर यूरिन ज्यादा एसिडिक होने लगता है तो यूरिक एसिड जो होता है, जो यूरिक एसिड होता है उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिक एसिड का जो सॉल्युबिलिटी होता है एट पीएच 7.0 यानी कि न्यूट्रल, जब यूरिन का पीएच न्यूट्रल होगा 7.0 होगा तो उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो होता है 200 mg पर डेसीलीटर। यूरिक एसिड का सॉल्युबिलिटी यूरिन में जब पीएच 7.0 होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी होगा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन जैसे ही यूरिन एसिडिक होते जाएगा, 7 से कम होते जाएगा पीएच, वैसे ही सॉल्युबिलिटी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे यूरिन एसिडिक होते जाएगा, यूरिक एसिड का सॉल्युबिलिटी कम होते जाएगा और यूरिक एसिड जो है वो यूरिन से बाहर एक्सक्रीट नहीं होगा और उसके वजह से हमें यूरिक एसिड स्टोन देखने मिलेंगे। तो जैसे यूरिन बिकम एसिडिक, solubility of uric acid decrease and precipitation of uric acid increase, precipitation increase हो जाएगा और हमें यूरिक एसिड स्टोन देखने को मिलेंगे। तो यूरिक एसिड स्टोन मोस्ट प्रोबेबली एसिडिक यूरिन में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एसिडिक यूरिन में यूरिक एसिड का सॉल्युबिलिटी कम होता है और प्रेसिपिटेशन ज्यादा होने लगता है, जिसके वजह से यूरिक एसिड स्टोन देखने मिलता है। मॉर्फोलॉजी में देखेंगे तो यूरिक एसिड स्टोन कैसा होता है, तो ये होता है स्मूथ, हार्ड और येलो ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, स्मूथ होता है, कड़क होता है, हार्ड होता है और येलो ब्राउन कलर का होता है। तो इतना चीज हमें यूरिक एसिड स्टोन के बारे में पता होना चाहिए। चौथा जो टाइप है स्टोन का उसे हम कहते हैं सिस्टाइन स्टोन, जो कि काफी कम अमाउंट में पाया जाता है। तो 2% ऑफ यूरिनरी कैलकुलस में हमें सिस्टाइन स्टोन देखने को मिलता है। इटियोलॉजी में देखेंगे तो इटियोलॉजी में मोस्टली जेनेटिकल डिफेक्ट अगर होगा सिस्टाइन के ट्रांसपोर्ट में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स एंड स्मॉल इंटेस्टिनल म्यूकोसा, तो ये एक टाइप का जेनेटिकल डिफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है सिस्टाइन का थ्रू दी वॉल्स के पास जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सिस्टाइन का वो ठीक से नहीं हो पाता और उसके वजह से सिस्टाइन एक्यूमुलेट होने लगता है और हमें सिस्टाइन स्टोन देखने को मिलते हैं। सिस्टाइन स्टोन कैसा होता है, तो ये होता है स्मॉल, राउंड, स्मूथ और येलोइश कलर का। कैसा होता है, स्मॉल होता है, गोल होता है, राउंडेड रहता है, स्मूथ होता है और येलोइश कलर का प्रेजेंट होता है। तो इतना हमें सिस्टाइन स्टोन के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने नेफ्रोलिथियासिस के बारे में देखा, नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस, जिसमें 4 स्टोन के बारे में पढ़ा है हमने, कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्ट्रोवाइट स्टोन और सिस्टाइन स्टोन। तो 4 स्टोन के बारे में हमने अभी तक देखा है। अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या कहेंगे, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम किसी भी पेशेंट में देखेंगे, बेड रिडन पेशेंट है या फिर जिसका इम्यूनिटी थोड़ा कम है या फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अगर पेशेंट देखेंगे या हम यूएसजी करवाने बोलेंगे, तो हमें बहुत बार यूएसजी एब्डोमेन पेल्विस अगर हम करवाएंगे तो बहुत बार हमें रिपोर्ट में ओल्ड एज स्टेटस में हमें ये वर्ड देखने को मिलेगा, माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो एक वर्ड देखने मिलेगा जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस होता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आईसीयू वगैरह में काम करते हैं तो ये चीजें हमें हमेशा देखने को मिलती है कि पेशेंट की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं हाइड्रोनेफ्रोसिस ये वर्ड आया है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होता क्या है, तो ये होता है
इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि डायलेटेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड कैल्सिस ड्यू टू पार्शियल और इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो ऑफ यूरिन। जब भी यूरिन का आउटफ्लो डिक्रीज होने लगता है, यूरिन का आउटफ्लो किसी कारण से डिक्रीज होने लगता है, वहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा पार्शियल या इंटरमिटेंट, तो उसके वजह से क्या होगा, पेल्विस, रीनल पेल्विस का डायलेटेशन होगा और कैलिक्स का डायलेटेशन होगा, और उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि ये किडनी है, यहां से कुछ यूरेटर निकल रहा है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। तो कभी भी कोई भी पार्शियल, यानी कि वो ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इधर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, कहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से यूरिन जो है वो नीचे की तरफ नहीं आ पाता। नहीं आने की वजह से क्या होता है, यूरिन जो है वो पेल्विक रीजन या फिर कैलिक्स रीजन में क्या होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। उसके वजह से क्या होता है, पेल्विक रीजन और कैलिक्स रीजन वो डायलेट होने लगते हैं, डायलेटेशन होता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस किसे कहते हैं, तो डायलेटेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड कैल्सिस ड्यू टू पार्शियल और इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो ऑफ यूरिन। जब भी बाहर की तरफ यूरिन नहीं जा पाएगा तो यूरिन क्या होगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, उसके वजह से ये सब स्ट्रक्चर डायलेट होने लगेंगे और वहां पे इंफेक्शन होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो ये सब कंडीशन को ओवरऑल कहेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस। डायलेटेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड कैलिक्स ड्यू टू पार्शियल और इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो ऑफ यूरिन। दूसरा, ये एक या दोनों डेवलप्ड इन वन और बोथ पेल्वी यूरेट्रिक स्पिंटर। मोस्ट प्रोबेबली राइट या लेफ्ट दोनों साइड में हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगा। अगर वो राइट साइड के पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन या स्पिंटर के पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हमें राइट साइडेड हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने मिलेगा। अगर वो लेफ्ट साइडेड किधर ऑब्स्ट्रक्ट होता है पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन में या स्पिंटर में, तो हमें लेफ्ट साइड देखने मिलेगा। और दोनों साइड अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हमें बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेंगे। तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस जो होता है वो यूनिलैटरल भी होता है और बायलैटरल भी होता है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस दोनों टाइप के हो सकते हैं, या फिर यूनिलैटरल हो सकते हैं या फिर बायलैटरल हो सकते हैं। तो यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में देखेंगे। यूनिलैटरल यानी कि एक साइड। तो बेसिक सा चीज है, हमारे बॉडी में दो किडनी है, दो यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा है। कभी भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा वो किडनी में होगा या यूरेटर में होगा तो वो यूनिलैटरल कंसीडर कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड के किडनी में होता है तो यूनिलैटरल होगा, लेफ्ट साइड के यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। लेकिन अगर ब्लैडर में होगा तो दोनों किडनी के जो फंक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्ट होंगे तो बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने मिलेंगे। अगर यूरेथ्रा में हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है तो उसके वजह से भी क्या होगा, दोनों किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट यहाँ पे होगा तो ये सब जगह पे ऑब्स्ट्रक्ट मतलब फ्लो जो है वो जमा हो जाएगा, यूरिन जो होगा वो जमा होने लगेगा और उसकी वजह से दोनों जगह पे हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगा। तो अगर यूरेटर या किडनी में कभी होगा ऑब्स्ट्रक्शन तो उसकी वजह से यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने मिल सकता है। लेकिन अगर यूरेथ्रा के पास या यूरिनरी ब्लैडर के पास ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगा। तो यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, यूरेटरल ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेटरल मतलब यूरेटर में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हम लोग को
यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने मिलेगा। तो इसमें भी 3 टाइप होते हैं, एक तो इंट्राम्यूरल, इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे ट्यूब का, यूरेटर का, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा वो अगर अंदर की तरफ होगा तो इसे हम कहेंगे इंट्राल्यूमिनल। तो इंट्राल्यूमिनल हमें कब देखने मिलेगा? मोस्ट प्रोबेबली स्टोन फॉर्मेशन के वक्त हमें देखने को मिलेगा। दूसरा चीज, अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा वो उसके मसल्स में किसी प्रकार की गांठ होने की वजह से प्रेशर पड़ेगा ल्यूमेन पे, तो इसे हम कहेंगे इंट्राम्यूरल। तो ये किसी भी टाइप का कैंसर हो सकता है या फिर स्टिक्चर हो सकता है, इस सब फॉर्मेशन में हमें इंट्राम्यूरल देखने को मिलेगा ऑब्स्ट्रक्शन। और अगर वो यूरेटर के बाहर किसी पैथोलॉजी की वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है और उसकी वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा फ्लो ऑफ यूरिन का, तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा म्यूरल। यानी कि आजू बाजू में कोई पार्ट है, उसके इन्फ्लामेशन की वजह से या फिर वहां पे कुछ कैंसरस टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से, फाइब्रोसिस होने की वजह से, यूरेटर के प्रेशर की वजह से, उसकी वजह से भी अगर देखने मिलता है तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा म्यूरल। तो जो यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो मोस्टली यूरेटरल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने मिलेगा, जिसमें 3 टाइप होंगे। इंट्राम्यूरल जो नॉर्मली स्टोन फॉर्मेशन की वजह से देखने मिलता है, इंट्राम्यूरल जो कि नॉर्मली स्टिक्चर या फिर कोई टाइप का ट्यूमर या कार्सिनोमा की वजह से देखने मिलेगा, और एक्स्ट्रा म्यूरल यानी कि बाहर का प्रेशर किसी भी आर्टरी या वेन पे प्रेशर होने की वजह से या फिर यूटेरस के प्रेशर की वजह से, फाइब्रोसिस होने की वजह से, ये सब चीज में हमें एक्स्ट्रा म्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। दूसरा है बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसे कि मैंने बताया कि अगर दोनों साइड के किडनी में और यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, फ्लो ऑफ यूरिन डिक्रीज हो जाता है, तो बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कहेंगे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली यूरेथरल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर यूरिनरी ब्लैडर में किसी तरह का स्टोन रहेगा तो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कंजेनाइटल सिंस बर्थ और दूसरा होता है एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल में आता है कंजेनाइटल पोस्टीरियर यूरेथरल वॉल्व। तो जो वॉल्व होता है या फिर ओपनिंग होता है वो थोड़ा पोस्टीरियर साइड पे होने की वजह से यूरिन का फ्लो जो है वो इजीली नहीं हो पाता है। यूरिन का फ्लो जो है वो इजीली यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में नहीं हो पाता, तो उससे हम कहते हैं कंजेनाइटल पोस्टीरियर यूरेथरल वॉल्व। दूसरा एक्वायर्ड में आएगा प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका एनलार्जमेंट होने की वजह से, प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होने की वजह से प्रेशर आता है यूरिनरी ब्लैडर पे और वो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो ऑफ यूरिन को। दूसरा नेक स्टेनोसिस। तो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर के पास जो नेक होता है उसका स्टेनोसिस होने की वजह से, उसका वॉल्व खराब होने की वजह से भी हमें बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने मिलेगा। और फिमोसिस। फिमोसिस यानी कि जो पेनिस के पास जो स्किन होता है, जो प्रीप्यूस का स्किन होता है उसमें इन्फ्लामेशन आना, प्रीप्यूस के स्किन में इन्फ्लामेशन आना, जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है यूरिन के फ्लो को बाहर की तरफ, तो उसकी वजह से भी हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलता है। तो बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में 2 कॉज है, एक तो कंजेनाइटल जिसमें आएगा कंजेनाइटल पोस्टीरियर यूरेथरल वॉल्व, और दूसरा आएगा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में आएगा प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, नेक स्टेनोसिस, फिमोसिस, ये सब की वजह से हमें बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या देखने मिलेगा, मॉडरेट टू मार्क एनलार्ज्ड किडनी। तो किडनी जो रहेगा वो पेल्विस के डायलिटेशन की वजह से एनलार्ज देखने को मिलेगा, किडनी का साइज जो है वो बड़ा देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा रीनल हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर किसी भी चीज
कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पेल्विस जो है वो धीरे धीरे डायलेट होने लगता है, यानी कि एक्स्ट्रा रीनल जो है किडनी है इसके बाहर की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो धीरे धीरे यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। अभी जैसे यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो क्या होगा, पहले यूरेटर के ट्यूब में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा जिससे हम कहेंगे एक्स्ट्रा रीनल हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर ये परसिस्टेंटली चलता रहा, स्टोन यहाँ से नहीं निकला या फ्लो जो है वो नहीं हो पाया तो क्या होता है कि ये यूरिन एक्यूमुलेट होने लगता है, एक्यूमुलेट होते होते पूरे पेल्विक रीजन पे एक्यूमुलेट होता है। पेल्विक रीजन पे एक्यूमुलेट होने की वजह से वो रीनल पैरेन्काइमा जो होते हैं, किडनी के जो सेल्स होते हैं वहां पे प्रेशर डेवलप करता है। डायलेटेशन ऑफ पेल्विक एंड प्रेशर ओवर द रीनल पैरेन्काइमा, अगर परसिस्टेंटली हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, आउटफ्लो ऑफ यूरिन नहीं हो पाता तो क्या होता है, पेल्विस डायलेट होते जाता है और प्रेशर बनता है रीनल पैरेन्काइमा पे। उसके वजह से क्या होगा, पेल्विक कैल्शियल सिस्टम जो है वो डीप चले जाएगा कॉर्टेक्स में, यानी कि जो आउटर लेयर है कॉर्टेक्स का वो थीन होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कॉर्टेक्स जो है वो धीरे धीरे थीन होते जाएगा और जो पेल्विक रीजन है, कैलिक्स जो है वो क्या होंगे, धीरे धीरे डायलेट होने लगेंगे और उसकी वजह से हमें क्या देखने मिलेगा, इंट्रारेनल हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड किडनी में, पेल्विस में, कैलिक्स में देखने मिलेगा। उसका जो कॉर्टेक्स है वो थीन होते जाएगा या पतला होते जाएगा। माइक्रोस्कोपिकली अगर देखेंगे तो वॉल थिकन और दूसरा पायोनेफ्रोसिस। तो कभी भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, वहां पे यूरिन का फ्लो नहीं हो पा रहा है, यूरिन एक्यूमुलेट हो रहा है वहां पे, तो वहां पे पस फॉर्मेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। क्या होता है, पस फॉर्म होने लगते हैं, पस फॉर्म होने लगते हैं तो उसे हम कहते हैं पायोनेफ्रोसिस। क्या बोलते हैं, पायोनेफ्रोसिस। तो पस फॉर्मेशन होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो थिकन्ड वॉल देखने मिलेगा और पायोनेफ्रोसिस देखने मिलेगा, यानी कि पस फॉर्मेशन देखने मिलेगा किडनी के सेल्स में। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, हाइड्रोनेफ्रोसिस का अगर पेशेंट आता है हमारे पास, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट आता है उसके यूरिन में हमें पस सेल्स देखने को मिलेंगे। यूएसजी करेंगे तो सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने मिलेगा। डब्ल्यूबीसी काउंट्स अगर हम करवाएंगे तो वो काफी ज्यादा हाई रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है इन्फेक्शन को ट्रीट करना। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं हम एंटीबायोटिक्स देके। क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देके। उसके बाद सर्च किया जाता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस किस वजह से हुआ है। स्टोन फॉर्मेशन की वजह से हुआ है, स्टिक्चर की वजह से हुआ है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया की वजह से हुआ है, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट की वजह से हुआ है, या फिर फिमोसिस की वजह से हुआ है। तो ये चीज बाद में देखा जाता है। तो सबसे पहले अगर पेशेंट हमारे पास आता है एब्डोमिनल पेन कंप्लेंट करके, यूएसजी में अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, यूरिन में पस सेल्स होते हैं, अगर सीबीसी किया है तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होता है, तो सबसे पहले इन्फेक्शन के लिए हमें एंटीबायोटिक स्टार्ट करना जरूरी होता है। उसके बाद हमें यूएसजी के थ्रू या किसी प्रोसीजर के थ्रू ये देखा जाता है कि कहीं वहां पे स्टोन है, स्टिक्चर है, बीटीएच है, कार्सिनोमा है या फिमोसिस है। अगर स्टोन फॉर्मेशन होता है तो डिजेस्टेंटिंग या फिर लेप्रोस्कोपी के थ्रू वो स्टोन को निकाला जाता है। अगर स्टिक्चर फॉर्मेशन होता है तो हम स्टिक्चरोप्लास्टी करते हैं, स्टिक्चरोप्लास्टी करते हैं। अगर बीपीएच होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होता है, तो एक ऑपरेट होता है जिसे हम कहते हैं TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि पेनिस के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है जिसकी वजह से प्रोस्टेट जो है उसका आउटर पार्ट कट करके उसको बाहर निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अगर कार्सिनोमा प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट का तो उसमें हम TURP करते हैं और उसके बाद हार्मोनल बैलेंस के लिए मेडिकेशन देते हैं, हार्मोनल बैलेंस के लिए मेडिकेशन देते हैं। अगर फाइमोसिस है यानी कि प्रीफ्यूज है पेनिस का, उसमें इन्फ्लामेशन आया है तो सर्कम सीजन करते हैं, यानी कि प्रीफ्यूज जो है वो बाहर से निकाल दिया जाता है।
और अगर इन्फेक्शन होता है तो हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट देखता हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें इन्फेक्शन को ट्रीट करना चाहिए। थोड़ा इन्फेक्शन कम हो गया तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये किस वजह से हुआ है। अगर स्टोन फॉर्मेशन की वजह से हुआ है तो डीजे स्टेंटिंग या लेप्रोस्कोपिक स्टोन रिमूवल किया जाता है। स्ट्रिक्चर होगा तो स्ट्रिक्चरोप्लास्टी किया जाता है। बीपीएच होगा, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होगा तो टीयूआरपी किया जाता है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट होगा तो टीयूआरपी करके उसको हार्मोनल मेडिकेशंस देने पड़ते हैं जिससे हार्मोनल बैलेंस हो। फिमोसिस होता है तो सर्कमसीजन करना पड़ता है, और इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो ये चीज हमें ध्यान में होना जरूरी है।